प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। और संविधान की क्लास को कंटिन्यू रखते हुए आज हम पढ़ेंगे स्थानीय स्वशासन के बारे में। स्थानीय स्वशासन किसे कहते हैं? स्थानीय स्वशासन वो शासन होता है जिसमें शासन का विकेंद्रीकरण देखने को मिलता है। शासन के विकेंद्रीकरण के तहत गांवों तक शासन को पहुंचाने के लिए स्थानीय स्वशासन बनाया गया है। यानी कि गांव केंद्र से लेकर राज्य में होते हुए, जिले में होते हुए गांवों तक पहुँचे, इस प्रकार के शासन को स्थानीय स्वशासन कहा गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्थानीय स्वशासन की परिभाषाएं देख लेते हैं कि स्थानीय स्वशासन किसे कहते हैं। स्थानीय स्वशासन का अर्थ, स्थानीय स्वशासन का अर्थ यानी स्थानीय स्वशासन किसे कहते हैं? तो स्थानीय लोगों द्वारा स्थानीय स्वशासन की परिभाषाएं या स्थानीय स्वशासन का अर्थ हम देख रहे हैं कि स्थानीय स्तर पर या स्थानीय लोगों द्वारा यानी स्थानीय स्तर पर लोगों द्वारा स्थानीय स्तर पर लोगों द्वारा स्थानीय स्तर पर लोगों द्वारा नीतियां बनाना, स्थानीय स्तर पर लोगों द्वारा स्वयं नीतियां बनाना तथा उनका क्रियान्वयन करना तथा स्वयं नीतियों का क्रियान्वयन करना स्थानीय शासन कहलाता है। स्थानीय शासन कहलाता है मतलब ऐसा शासन जिसमें लोग स्वयं नीतियां बनाए और स्वयं उनका क्रियान्वयन करे, ऐसे शासन को स्थानीय स्वशासन कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन को हम देखें तो स्थानीय स्वशासन जो है दो भागों में बांट सकते हैं हम, या दो प्रकार का होता है। स्थानीय शासन दो प्रकार का होता है। एक वो शासन जो ग्राम स्तर पर होता है और एक वो शासन जो शहरी स्तरों पर देखने को मिलता है। तो ग्राम स्तर पर हम देखें तो ग्राम स्तर पर त्रिस्तरीय व्यवस्थाएं देखने को मिलेगी। इसी प्रकार शहरों में भी हमें त्रिस्तरीय व्यवस्था देखने को मिलती है। तो ग्राम स्तर पर हम देखें गांव का स्थानीय स्वशासन, गांव का स्थानीय स्वशासन किस प्रकार का होता है? तो गांव में भी क्या है, पंचायती राज के तरह त्रिस्तरीय व्यवस्था बनाई गई है। त्रिस्तरीय व्यवस्था या हम इसे प्रणाली भी कह सकते हैं। जैसे हम देखें ग्राम स्तर पर नंबर 1, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत बनाई गई है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, और ग्राम पंचायत का जो मुख्य होता है, मुखिया, वो राजनीतिक मुखिया होता है, सरपंच, और प्रशासनिक जो मुखिया होता है वो होता है वीडीओ, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। तो वीडीओ होता है। दूसरे स्तर पर हम देखें तो खंड स्तर पर, खंड या ब्लॉक स्तर पर, खंड स्तर पर हम देखें तो खंड स्तर पर होती है पंचायत समिति। खंड स्तर पर पंचायत समिति, और पंचायत समिति में जो राजनीतिक मुखिया होता है वो होता है प्रधान, और प्रशासनिक अगर मुखिया देखें हम तो होता है बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। तीसरा जो स्तर देखें हम
तो तीसरे स्तर में हमें देखने को मिलेगा जिला स्तर पर, जिला स्तर पर। और जिला स्तर पर जिला परिषद होती है, जिला परिषद। जिला स्तर पर जो कि पंचायत राज की सर्वोच्च संस्था है, सबसे ऊपर वाली इकाई है और सबसे छोटी इकाई है ग्राम पंचायत। तो जिला परिषद, और जिला परिषद में हम राजनीतिक मुखिया को देखें तो यहाँ होता है जिला प्रमुख, और प्रशासनिक मुखिया देखें हम तो होता है CEO, कार्यकारी अधिकारी। तो इस प्रकार से पंचायती राज के तहत गाँव का जो स्थानीय शासन है वो 3 भागों में बटा हुआ है। इसी प्रकार हम देखें कि शहरों का जो शासन है वो किस प्रकार से बटा हुआ है। तो शहरी शासन, शहरी निकाय, और शहरी निकाय को हम देखें तो शहरी निकाय को प्रमुखतया 3 भागों में बांटा गया है। एक है नगर पालिका, फिर है नगर परिषद, और इसके बाद में जो इकाई देखने को मिलेगी वह है नगर निगम, नगर निगम। इसके अलावा भी इसके कई रूप हमें देखने को मिलते हैं, जैसे छावनी बोर्ड है, पोर्ट ट्रस्ट है, टाउनशिप है, इस प्रकार के भी रूप में देखने को मिलते हैं। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम आगे। शहरी शासन यानी कि शहरी निकाय को हम पढ़ रहे थे। शहरी निकाय, और शहरी निकाय को प्रमुखतया 3 भागों में बांटा गया। नगर पालिका सबसे छोटी इकाई होती है, इसके बाद में मध्यस्थ जो इकाई है, बीच की जो इकाई है वो है नगर परिषद, और इसके बाद है नगर निगम, नगर निगम। लेकिन इसके अलावा भी कुछ इकाइयाँ हमें देखने को मिलती है शहरी निकायों में। जैसे हम बात करें तो छावनी बोर्ड है, छावनी बोर्ड, और इसके अलावा है पोर्ट ट्रस्ट। छावनी बोर्ड जहाँ पर सैनिक रहते हैं, और पोर्ट ट्रस्ट है, और पोर्ट ट्रस्ट के बाद में है टाउनशिप, टाउनशिप। तो सबसे 3 इकाइयाँ तो हमें समझ में आती है। थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं हम छावनी बोर्ड क्या होता है। छावनी बोर्ड राजस्थान में एक ही छावनी बोर्ड है, और हम पढ़ते हैं कि 1857 की क्रांति में राजस्थान में 6 छावनी बोर्ड थे, 6 छावनी इकाइयाँ देखने को मिलती है। लेकिन वर्तमान में जब स्वतंत्र भारत है तो अजमेर में नसीराबाद जो है वहाँ पर ही एक छावनी बोर्ड देखने को मिलता है। छावनी बोर्ड में सैनिक ही रहते हैं, सेना के लोग रहते हैं, और इस प्रकार के सेना के लोग जहाँ पर इकट्ठे होकर रहते हैं उसे हम छावनी बोर्ड कहते हैं। और इनका एक अलग ही कानून होता है, ये अलग ही एक नियम होते हैं। पोर्ट ट्रस्ट उसे कहते हैं जो लोग समुद्र के किनारे वाले इलाकों में रहते हैं और उनकी बस्तियां बन जाती है, उन बस्तियों को हम पोर्ट ट्रस्ट के नाम से जानते हैं। तीसरी इधर अलग इकाई हमें देखने को मिलती है टाउनशिप। और टाउनशिप वो बस्तियां हैं या वो इकाई है जैसे किसी औद्योगिक क्षेत्र जो है जहाँ पर उद्योग धंधे चल रहे हैं और वहाँ पर उद्योगों में काम करने वाले लोग एक इकट्ठे होकर एक जगह पर रहने लग जाते हैं, और ऐसी बस्तियों को हम टाउनशिप कहते हैं। तो ये हमने समझा। हम थोड़ा सा समझ लेते हैं नगर निगम को कि वर्तमान में कहाँ कहाँ नगर निगम हैं। तो सबसे पहले चले हम तो जयपुर। वर्तमान में 6 प्रमुख शहरों में नगर निगम देखने को मिलते हैं, और कुल जो नगर निगमों की संख्या है वह वर्तमान में 10 है। तो एक तो है जयपुर, दूसरे नंबर पे जोधपुर, और फिर है कोटा,
कोटा, उदयपुर, बीकानेर और भरतपुर। राजस्थान में 7 कुल मिला के जो संख्या की दृष्टि से हम जिले देखें तो 7 ऐसे जिले हैं जहाँ पर हमें नगर निगम देखने को मिलता है। 7वें नंबर पे लिखें तो हम अजमेर। तो ये 7 जिले ऐसे हैं जहाँ पर एक एक नगर निगम देखने को मिलेगा। यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, यहाँ एक नगर निगम है। कोटा में 2 नगर निगम हो गए हैं, जोधपुर में 2 नगर निगम हो गए हैं, जयपुर में 2 नगर निगम हो गए हैं। और इस प्रकार इन नगर निगमों की जो कुल संख्या है वो वर्तमान में कितनी है? 10। 7 शहरों में, 7 जिलों में 10 नगर निगम बनाए गए हैं। प्रत्येक जिले में एक नगर निगम है। लेकिन वर्तमान में हम देखें तो जयपुर, जोधपुर, कोटा 3 ऐसे जिले हैं जहाँ 2-2 नगर निगम देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार नगर निगम हैं। थोड़ी सी हम फिर क्लास को आगे बढ़ाएं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। स्थानीय स्वशासन की हम बात करें तो सबसे पहले बात करें, देखो कि स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक मान्यता के लिए सर्वप्रथम जो प्रयास किए गए हैं या इसका हम इतिहास देखें, स्थानीय स्वशासन का हम इतिहास देखें। स्थानीय स्वशासन का इतिहास, स्थानीय स्वशासन कहाँ से, किस प्रकार से भारत में फलीभूत हुआ है। तो सर्वप्रथम स्थानीय जो स्वशासन है वो हमें सामुदायिक विकास कार्यक्रम के रूप में देखने को मिला। सामुदायिक विकास कार्यक्रम। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम स्थानीय स्वशासन को सामुदायिक विकास कार्यक्रम के रूप में शुरू किया। लेकिन सामुदायिक विकास कार्यक्रम भारत में अच्छी तरह से सफल नहीं हो पाया है। तो जब ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम भारत में अच्छी तरह से सफल नहीं हो सका तो इसके बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस कार्यक्रम की जांच करने के लिए कि जैसे रूस में ये कार्यक्रम सफलतापूर्वक चल रहा था, जब रूस में पंडित जवाहरलाल नेहरू गए तो उन्होंने देखे वहाँ पर इस कार्यक्रमों को अच्छी तरह से क्रियान्वित होते हुए देखा तो उससे प्रभावित हुए और इन्हीं कार्यक्रमों को भारत में लेकर आए। लेकिन भारत में ये कार्यक्रम अधिक सफल नहीं हो पाए। तो इन कार्यक्रमों की जांच करने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कुछ समितियां बनाई और उन समितियों में से जो प्रमुख समिति थी वो है बलवंत राय मेहता समिति। यानी बलवंत राय मेहता समिति ने सामुदायिक विकास कार्यक्रमों की जाँच की और उन्होंने रिपोर्ट पेश की कि लोगों की उदासीनता इसका प्रमुख कारण है। यानी लोग ग्राम स्तर पर इस प्रोग्राम से अच्छी तरह से नहीं जुड़ पाए, उनमें ज्ञान का अभाव है। और इस कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए, सामुदायिक विकास कार्यक्रम को स्थानीय स्वशासन तक पहुंचाना है तो हमें पंचायत राज में त्रिस्तरीय व्यवस्था को, प्रणाली को अपनाना होगा। और बलवंत राय मेहता समिति ने 1957 में 3 स्तर वाली जो शासन की प्रणाली है पंचायत राज के तहत, उसको अपनाने की वकालत की। तो थोड़ा सा वो भी देख लेते हैं हम। और सबसे पहले देखें, देखो सामुदायिक विकास कार्यक्रम के साथ साथ कि भारत में पंचायत राज के जनक है कौन। भारत में पंचायत राज के जनक कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। सर्वप्रथम लॉर्ड रिपन ने ही प्रयास किया था भारत में कि गांवों तक प्रशासन किस प्रकार से पहुंचे। अंग्रेजी राज की जो नीतियां हैं उस नीतियों के तहत गांवों को जोड़ने के लिए लॉर्ड रिपन ने पंचायत राज का या स्थानीय स्वशासन का शुभारंभ किया था। भारत में यदि हम देखें कि कौन भारतीय हैं, भारत में पंचायती राज के जनक जो भारतीय हैं
भारतीय हैं वो हैं बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता ने को भारत में भारतीय हैं बलवंत राय मेहता, जिन्होंने स्थानीय स्वशासन को जन्म दिया या स्थानीय स्वशासन के लिए वकालत की। तो अंग्रेज को यदि हमारे प्रश्न ऑब्जेक्टिव बन जाए तो हम कर सकते हैं लॉर्ड रिपन, और भारतीय अगर पूछा जाए तो हो जाएंगे बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता ने, जो हम उपरोक्त पहले पढ़ चुके हैं कि त्रिस्तरीय व्यवस्था की वकालत की, बलवंत राय मेहता समिति बनाई गई सामुदायिक विकास कार्यक्रमों की जांच के लिए। बलवंत राय मेहता समिति बनाई गई 1957 में, 1957 में। और इसने क्या कहा, इसने त्रिस्तरीय व्यवस्था को अपनाने के लिए, त्रिस्तरीय व्यवस्था को अपनाने की वकालत की, वकालत की। कौन कौन सी चीज़ें हो त्रिस्तरीय व्यवस्था कि ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत हो, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत हो, खंड स्तर पर पंचायत समिति हो, और जिला स्तर पर जिला परिषद होनी चाहिए। तो इस प्रकार से त्रिस्तरीय जो व्यवस्था को प्रणाली को जो अपनाने का जो श्रेय जाता है वो जाता है बलवंत राय मेहता समिति को। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रमों की जांच करने के लिए बलवंत राय मेहता समिति और बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया 1957 में। कुछ समय बाद में इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी और इसी आधार पर यह जो त्रिस्तरीय व्यवस्थाएं हैं वो हमें वर्तमान में भी देखने को मिलती है। तो बलवंत राय मेहता समिति के अलावा भी अन्य जो समितियां बनाई गई स्थानीय स्वशासन के लिए, हम उनको भी थोड़ा सा जान लेते हैं। दूसरी जो समिति हम पढ़े स्थानीय स्वशासन में तो वो है अशोक मेहता समिति। और अशोक मेहता समिति का गठन किया गया 1977 में, और इसने द्विस्तरीय पंचायती राज की वकालत की। इसने कहा कि जिला स्तर पर जिला परिषद होनी चाहिए, और खंड स्तर पर पंचायत समिति होनी चाहिए। खंड स्तर पर पंचायत समिति होनी चाहिए। तो इसने दो स्तरों की व्याख्या की कि दो स्तर होनी चाहिए। और अशोक मेहता समिति ने एक बात और महत्वपूर्ण कही, वो थी कि पंचायती राज में जो चुनाव हों, पंचायत राज में चुनाव राजनीतिक दलों के आधार पर हो। राजनीतिक दलों के आधार पर हो। राजनीतिक दल क्या करें, पंचायत स्तर पर जो लोग हैं जो चुनाव में खड़े हो रहे हैं उनको राजनीतिक दल सिंबल प्रदान करें, उम्मीदवार के रूप में खड़ा करें, राजनीतिक दल उनके लिए प्रचार प्रसार करें। और इस प्रकार राजनीतिक दलों की इसने वकालत की कि चुनाव चिन्ह वो प्रदान करे वगैरह। आगे हम देखें तो और जो समितियां हैं वो उनमें प्रमुख समिति है GV.K. राव समिति। GV.K. राव समिति। और GV.K. राव समिति की स्थापना की गई थी 19
1985 से 1986। और जीवी राव समिति ने 4 स्तर बताए, पंचायत राज के लिए 4 स्तर की वकालत की, 4 स्तर की, 4 स्तर की वकालत की। 4 स्तर कौन कौन से बताए? देखो इसने कि राज्य स्तर पर राज्य परिषद हो, राज्य परिषद हो। इसके अलावा जिला स्तर पर जिला परिषद हो, पंचायत स्तर पर या यूँ कहें हम खंड स्तर पर, खंड यानी ब्लॉक स्तर पर, खंड स्तर पर पंचायत समिति हो और ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत की वकालत की, ग्राम पंचायत होनी चाहिए। तो इसने 4 स्तर की वकालत की जीवी राव समिति ने। अब आप तुरंत इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर बढ़ते हैं हम आगे। इसके बाद में आती है चौथे नंबर पे LM सिंघवी समिति, LM सिंघवी समिति। और LM सिंघवी समिति है जिसका पूरा नाम यदि हम देखें तो क्या है? लक्ष्मीमल सिंघवी। LM का अर्थ है लक्ष्मीमल सिंघवी, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। और इसने कहा कि पंचायत राज को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए, संवैधानिक दर्जा दिया जाए। पहली बात तो इसने कहा कि, और दूसरी बात कहा इसने कि पंचायत राज को वित्तीय स्वायत्तता प्रदान की जानी चाहिए। वित्तीय स्वायत्तता प्रदान की जाए। तो इस प्रकार 2 बातों की इसने वकालत की कि पंचायत राज को संवैधानिक दर्जा दिया जाए और उनको आत्मनिर्भर बनने के लिए वित्त आयोग की स्थापना की जाए और उनको वित्तीय स्वायत्तता दी जाए। ऐसे कुछ काम करे, ग्राम पंचायत को अधिकार दिए जाएं जिससे वो स्वयं धन प्राप्त कर सके। इसके अलावा हम देखें अगली जो समिति देखें हम तो वो है PK थुंगन समिति, PK थुंगन समिति। और PK थुंगन जो समिति है उसका गठन किया गया 1988 और 89। और इसने भी वही 2 बातें कही, संवैधानिक दर्जा दिया जाए, पंचायत राज को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। और दूसरी बात कही कि पंचायत राज को वित्तीय स्वायत्तता प्रदान की जाए, वित्तीय स्वायत्तता प्रदान की जाए। तो ये समितियां बनाई गई और इन समितियों ने समय समय पर अपनी जो रिपोर्ट है वो गवर्नमेंट को पेश की और इन्हीं समितियों के आधार पर पंचायत राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया, वित्तीय स्वायत्तता प्रदान की गई। आप स्क्रीनशॉट और इन्हीं आधारों पर 73वें संविधान संशोधन 1992 में पंचायती राज को
संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। 73वें संविधान संशोधन के तहत 73वें संविधान संशोधन 1992 में इनको संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया और ये संवैधानिक जो दर्जा है वह इसे लागू किया गया 24 अप्रैल 1992 को। 24 अप्रैल 1992 को लागू किया गया और इसलिए चौबीस अप्रैल को प्रतिवर्ष पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। 24 अप्रैल को प्रतिवर्ष पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। थोड़ा सा हम यहाँ पर बात करें तो पंचायती राज को जो लाने वाले थे सर्वप्रथम पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, लेकिन वो सामुदायिक विकास कार्यक्रम के रूप में लेके आए। इसके बाद में समय समय पर समितियां बनाई गई, लेकिन पंचायत राज के सबसे ज़्यादा यदि प्रबल समर्थक थे तो वो थे प्रधानमंत्री राजीव गांधी। राजीव गांधी ने भी इसकी वकालत की पंचायत राज को संवैधानिक दर्जा देने के लिए, लेकिन वो संविधान में संशोधन नहीं करवा पाए और पंचायत राज को संवैधानिक दर्जा दिलाने में असमर्थ रहे, क्योंकि ये सदन इस प्रकार का जो प्रस्ताव है वो एक सदन में रखा गया, लेकिन दूसरे सदन ने उसको नामंजूर कर दिया। इसलिए बाद में जाकर के राजीव गांधी के समय हम देखें, राजीव गांधी के समय इसको संवैधानिक मान्यता नहीं मिली। इसके बाद में हम देखें तो पीवी नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री बने तब इसको संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। तो प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में इसको संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। अब यहाँ पर देखें हम 74वां संविधान संशोधन भी साथ में देख लेते हैं कि 74वें संविधान संशोधन के तहत 74वें संविधान संशोधन 1992-93 में शहरी जो निकाय है, शहरी स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया। संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया और 1 जून को इसे लागू किया गया, 1 जून 1993 को। और इसीलिए प्रतिवर्ष 1 जून को शहरी निकाय दिवस के रूप में मनाते हैं। शहरी निकाय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये हमने पंचायत राज की बात की और अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कि पंचायत राज को जब संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई तो संविधान के किस आर्टिकल के माध्यम से प्रदान की गई है, संविधान का कौन सा आर्टिकल है। आर्टिकल 243 के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें पंचायत राज के बारे में उल्लेख किया गया है। और 243 को हम 243 ए से लेकर के ओ तक पढ़ेंगे और उसमें पंचायत राज का गठन, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, राज्य वित्त आयोग, निर्वाचन आयोग आदि के बारे में हम यहाँ पर अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। और जो भी हम पढ़ रहे हैं इनके ऑब्जेक्टिव प्रश्न बना करके देखिए, आप
निश्चित रूप से आपको परीक्षा में सफलता मिलेगी, इसी आशा के साथ